लोग पढ़ने जा रहे हैं इनकम के 5 हेड होते हैं, उसमें से एक हेड फर्स्ट हेड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट हेड ऑफ इनकम है इनकम फ्रॉम सैलरी। आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि टैक्स लगाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम को क्लासीफाई कर दी है। इस दुनिया में जितने तरह से पैसा कमाया जा सकता है, कोई चोरी करके कमाता है, कोई ऑटो चला के कमाता है, कोई फल बेच के पैसा कमाता है, कोई नौकरी करके पैसा कमाता है, कोई ट्यूशन पढ़ा के पैसा कमा रहा है। हर तरीके से जितने तरीके से दुनिया में लोग पैसा कमाते हैं, उस पाँचों सारे इनकम को 5 हेड में सरकार बांटती है। क्योंकि टैक्स लगाने के लिए कौन सा हेड में टैक्स लेंगे, किस है ना, क्या मानेंगे इसको हम लोग, इस इनकम को मानेंगे क्या, उसके लिए सरकार 5 हेड में बांटती है इनकम को। पहला होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, अगर आप सैलरी से इनकम रिसीव कर रहे हैं तो। दूसरा होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर कोई व्यक्ति अपने मकान को किराए में लगा रखा है वहाँ से कमाता है। कोई व्यक्ति अपने ज़मीन को किराए में लगा रखा है वहाँ से कमाता है। कोई व्यक्ति अपने ठीक है पता चला कि बाहर में आउट फार्म हाउस बनाया हुआ, फार्म हाउस को किराए में लगा रखा है वहाँ से पैसा कमाता है। तो ऐसे इनकम को बोलते हैं हाउस प्रॉपर्टी इनकम। तो अगर ऐसा इनकम है तो उसके लिए अलग हेडिंग बना हुआ है हाउस प्रॉपर्टी इनकम। आपको वहाँ के नियम के हिसाब से टैक्स देना होगा। जो सैलरी से पैसा कमाते हैं वो यहाँ के नियम से टैक्स देंगे। अब सैलरी समझ रहे हैं ना, जब किसी व्यक्ति के लिए हम दूसरे के व्यक्ति के लिए काम करते हैं महीने भर, तो महीने के लास्ट में हमको देता है। अब सैलरी में 2 तरह के लोग हो सकते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट। गवर्नमेंट सैलरी भी सैलरीड पर्सन होते हैं, प्राइवेट में भी सैलरी पर्सन होते हैं। ये पहला हेड हो गया इनकम फ्रॉम सैलरी, अभी सीखने जा रहे हैं। दूसरा पढ़ेंगे इसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिजनेस प्रोफेशन से पैसा कमाते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल ले लीजिए, तो हम सैलरी इनकम में नहीं आते हैं, हमारा टैक्स हाउस प्रॉपर्टी भी नहीं लगेगा, क्योंकि हम कोई घर किराए पर देके तो नहीं कमा रहे, हम सर्विस दे रहे हैं। डॉक्टर का इनकम क्या आएगा, सर्विस में। तो बिजनेस एंड प्रोफेशन, हम लोग प्रोफेशन इनकम में आएंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिजनेस करके कमा रहे हैं, तो जो बिजनेस करके कमाएंगे वो बिजनेस इनकम में टैक्स देंगे। जो प्रोफेशनल लोग हैं वो प्रोफेशन इनकम में टैक्स देंगे। तो 3 हेड बता दिए, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। और चौथा होता है कैपिटल गेन इनकम। जब हम कोई एसेट्स को बेच देते हैं, किसी संपत्ति को बेच देते हैं और वहाँ से कोई इनकम कमाते हैं, तो उसके ऊपर भी टैक्स देना होगा। अब किसी पास सोना का कोई ज्वेलरी है, वो बेच ही दिया और 2 लाख रुपया कमा लिया, तो उसके ऊपर टैक्स देगा। किसी पास ज़मीन है, ज़मीन बेच के कुछ कमाया, तो उसके ऊपर भी टैक्स देगा, क्योंकि वो भी इनकम माना जाता है। तो इस इनकम को बोलते हैं कैपिटल गेन इनकम। किसी के पास शेयर है, शेयर बेच दिया, आप पता चला कि 1990 में खरीदे थे 20 रुपये का शेयर, आज एक शेयर 2000 में बिक रहा है, और मार्जिन अगर देखा जाए तो पता चला 20 लाख रुपया कमा लिए हम। तो 20 लाख रुपया कमाए तो उसके ऊपर टैक्स दीजिएगा ना। तो कैपिटल गेन हेड होता है। 4 हेड समझ गए, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन एंड कैपिटल गेन। और इस चारों के अलावा जितने इनकम बच गए वो सब चले जाते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जैसे चोरी करना, बताओ चोरी करना क्या सैलरी इनकम है? चोरी करने वाले लोग सैलरी में रहते हैं क्या? चोरी करना क्या हाउस प्रॉपर्टी इनकम है? नहीं। चोरी करना क्या बिजनेस प्रोफेशन इनकम है? नहीं। कोई दिक्कत है? किसी का बिजनेस होता है चोरी करना? चोरी करना क्या कैपिटल गेन इनकम है? संपत्ति बेच रहा है, नहीं बेच रहा है, तो चोरी करना अदर सोर्सेज इनकम होगा। तो याद रखना, जितने आलतू फालतू इनकम दिखते हैं आपको, चोरी करना है, डाका डालना है, सब का सब इनकम अदर सोर्सेज में चला जाएगा। तो इस देश में सबसे ज़्यादा इनकम अगर जाता है तो अदर सोर्सेज में जाता है, क्योंकि वहाँ छाँट के देखना पड़ेगा कि इधर जो छूटेगा, जो इधर से छट के बचेगा, वो कौन सा जगह पे चला जाएगा, अदर सोर्सेज में। तो उसमें से फर्स्ट हेड हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हो। यही 5 हेड आप लोग को पूछा जाता है, 5 हेड से ही न्यूमेरिकल आएगा। यूनिट 2 का फर्स्ट हेड है ये। यूनिट 1 में जितने क्वेश्चन हैं वो थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं, उससे 20 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं, उससे ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जो अभी तक हम लोग यूनिट 1 में पढ़े। टैक्स क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है, जो भी पढ़े वो सब 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। हम लोग 20 मार्क्स के लिए फर्स्ट चैप्टर देखने जा रहे हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, जिससे गारंटेड है कि क्वेश्चन आना ही आना है। इसमें से हर साल क्वेश्चन रहता है और इस साल भी पूछेगा। अब सबसे पहले हम लोग ये जाने कि सैलरी का मतलब क्या होता है। तो इनकम टैक्स में सैलरी का कोई डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है। फिर से सुनिएगा, इनकम टैक्स में सैलरी का कोई डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है, लिखा ही नहीं सैलरी का मतलब क्या। लेकिन फिर भी हम आपको समझाते हैं, ठीक है। इसलिए नहीं डेफिनेशन दिया कि सैलरी को डिफाइन ही नहीं किया जा सकता। इतने इनकम सैलरी के अंदर आते हैं, वो डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए डेफिनेशन नहीं दिया गया। जैसे इनकम का डेफिनेशन नहीं दिया गया वैसे। तो चलिए हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं कि सैलरी के अंदर इंक्लूड क्या क्या होते हैं। कोई दिक्कत है? तो चलिए शुरू करते हैं। सैलरी का मतलब पहले ये बताइए, सैलरी का मतलब ही क्या होता है। तो सैलरी इनकम वहाँ के उस इनकम को मानेंगे जहाँ एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप होगा। ठीक से फिर से सुनिएगा, उस इनकम को सैलरी इनकम मानेंगे जहाँ एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप होगा, जहाँ मालिक और कर्मचारी का संबंध है। अगर वहाँ आपको कोई पैसा मिल रहा है तो वो इनकम कौन सा इनकम कहलाएगा? सैलरी इनकम। अब जैसे सरकारी नौकरी में कोई है तो मालिक गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, अगर झारखंड सरकार के अंडर में, तो और मालिक वो है, और नौकर तो भाई यहाँ जो टीचर पढ़ा रहे वो। तो याद रखना, जहाँ एम्प्लॉई, ये एम्प्लॉई हो गया नीचे टीचर, और एम्प्लॉयर होगा गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। इनके बीच में अगर रिलेशन है एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का, एक मालिक है और एक कर्मचारी है, इसके बीच में अगर पैसे का ट्रांजैक्शन हो रहा है
तो वो कहलाता है सैलरी इनकम। क्लियर? सैलरी इनकम के लिए क्या ज़रूरी है? ये ज़रूरी है कि रिलेशन क्या होना चाहिए, एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर का। बहुत ज़रूरी है सैलरी इनकम के लिए कि एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रिलेशन होगा। जहाँ एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रिलेशन होगा वहीं से जनरेटेड इनकम को, वहीं से प्राप्त इनकम को हम लोग कौन सा इनकम मानेंगे? सैलरी इनकम मानेंगे। एम्प्लॉई समझते हैं ना, जैसे सैलरी भारत सरकार को भी, सॉरी, प्रधानमंत्री को भी मिलता है, मालूम होना चाहिए। प्रधानमंत्री को क्या मिलता है? सैलरी। राष्ट्रपति को क्या मिलता है? सैलरी। मिलता है कि नहीं मिलता है? जज को भी सैलरी मिलता है। तो क्या लगता है, जज का इनकम, प्रधानमंत्री का इनकम, राष्ट्रपति का इनकम सैलरी इनकम माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। क्योंकि बताओ प्रधानमंत्री का मालिक कौन? अब ये मत बोलना कि भाषण में बोलते हैं कि हम 125 करोड़ देशवासियों के नौकर हैं, तो ये मत सोचने लेना कि हम लोग मालिक हैं। सर, प्रधानमंत्री का मालिक हैं, उनका मालिक कौन है? तो प्रधानमंत्री को मिलता जरूर सैलरी है, लेकिन उनका एम्प्लॉयर कोई नहीं है। उनका मालिक, एम्प्लॉयर मतलब होता है नियोक्ता, मालिक। एम्प्लॉयर का मतलब क्या होता है? नियोक्ता। उनका कोई मालिक नहीं। सर, राष्ट्रपति का कौन मालिक है? राष्ट्रपति को सैलरी मिलता है, लेकिन उनका मालिक कौन है? बताओ। तो इसका मतलब है कि राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो या जस्टिस ऑफ इंडिया हो, जिसको हम लोग जज बोलते हैं, या डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हो, है ना, सबसे मेन जो है डायरेक्टर कंपनी का, ये सबको सैलरी मिलता है। लेकिन वो सब का इनकम कभी भी सैलरी इनकम में टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि उसका कोई एम्प्लॉयर नहीं है, उसका कोई मालिक नहीं है, वो तो खुद मालिक है या नहीं? अब डायरेक्टर खुद मालिक है और उसको कौन सैलरी देगा? तो भले वो सैलरी रिसीव कर रहा है, लेकिन उसका इनकम सैलरी इनकम इसलिए नहीं माना जाता है, उसका इनकम के ऊपर यहाँ टैक्स इसलिए नहीं लगता है क्योंकि वहाँ एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप नहीं होगा। तो आप हल्के में इसको मत लेना सैलरी वर्ड को, कि सैलरी समझ गए सर, नौकरी करेगा, पैसा मिलेगा, सैलरी मान लेंगे, ऐसा नहीं है सर। दिमाग घुमा देगा सैलरी वर्ड। किसी भी वर्ड को इनकम टैक्स में आप हल्के में नहीं लीजिएगा। आप सोच रहे खाली सैलरी समझ गए, वेतन तो समझते हैं सर, इतना समझाने की क्या जरूरत है? आप उलझ जाइएगा, क्योंकि कोई लगेगा आपको कि सैलरी है, आप देखोगे, मानोगे एक सैलरी है। जैसे अभी आप प्रधानमंत्री को मान रहे थे सैलरी है सर, यहीं टैक्स लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री का सैलरी के ऊपर अदर सोर्सेज में टैक्स लगेगा। अदर सोर्सेज समझते हैं ना, लास्ट हेड, जिसका कोई हेड नहीं होता उसको अदर सोर्सेज में डालते हैं। तो प्रधानमंत्री का सैलरी का कोई हेड ही नहीं है, उसको जाके अदर सोर्सेज के ऊपर टैक्स देना होगा। बात समझ आ रही है? तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि सैलरी क्या है। इसलिए चैप्टर में कम से कम अभी 10 से 15 क्लास जो है लगातार थ्योरी चलेगा, तब आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा बनना, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। और जब तक आप ये 15 क्लास कंटिन्यू नहीं कीजिएगा, उलझन आपका बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं है यहाँ पे अकाउंट्स नहीं है ना कि नियम लगा देंगे कि ये डेबिट में जा रहा है तो इधर क्रेडिट में जा रहा है, कुछ नहीं है। जैसे अकाउंट्स में होता है ना, बैलेंस शीट में देख रहे हैं एक साइड 3000 कम पड़ रहा है, दिमाग लगा रहा है कोई तो 3000 का आइटम छूट रहा है, और दिमाग लगाए जुगाड़ करके डाल दिए, कोई भी डाल दिए, लेकिन 3000 डाल दिए। और यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप रूल्स जानते हैं तो जानते हैं, नहीं जानते तो नहीं जानते, कोई दिक्कत है? अब जिस बच्चे को पता है कि प्राइम मिनिस्टर का सैलरी यहाँ नहीं लिया जाता है, उसको कन्फर्म पता है, वो कभी भी यहाँ नहीं लेगा। बात समझ गए? तो चलिए शुरू करते हैं। सैलरी, सबसे पहले बताइए सैलरी के लिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, क्या होना चाहिए? फर्स्ट, सैलरी इनकम मीन्स इनकम रिसीव फ्रॉम where employer and employees relationship. ध्यान दीजिएगा, वेतन आय वैसे आय को कहते हैं, वैसे स्थान से प्राप्त आय को कहते हैं। जिनको इंग्लिश लिखना इंग्लिश लिखे, हिंदी लिखना हिंदी। जहाँ स्वामी, दैट मीन्स एम्प्लॉयर, तथा कर्मचारी, दैट मीन्स एम्प्लॉई, का संबंध होगा। देख लीजिए, समझ गए? इसको फिर से हम लोग समझ लेते हैं एक बार।
जगह से एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है सर, वहाँ से अगर कोई इनकम जनरेट हो रहा है तो वो इनकम कौन सा इनकम कहलाएगा? सैलरी इनकम। अब सैलरी में क्या क्या मिलता है ये अब हमको बताइए। आप लोग तो सब जानते हैं, आप समझ गए ना सैलरी। बताओ सैलरी में क्या क्या मिलता है? सैलरी का मतलब क्या? इधर ध्यान दीजिए सारे बच्चे। सैलरी इक्वल टू होता है बेसिक सैलरी प्लस अलाउंसेस प्लस परक्विजिट्स प्लस अदर बेनिफिट्स। इधर ध्यान दीजिए सारे बच्चे। वेतन के अंदर क्या होता है जी? हम लोग को लगता है खाली बस पैसा। वेतन के अंदर होता है मूल वेतन, ये 4 चीज़ जुड़ा रहता है, प्लस भत्ते प्लस परक्विजिट को हम लोग अधिलाभ बोलते हैं। सुविधाएं उसको बोल सकते हैं, अधिलाभ ठीक नहीं। सुविधाएं प्लस अन्य लाभ। चलिए एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। इधर ध्यान दीजिए सब लोग। सैलरी दैट मीन्स बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी समझते हैं? जब भी आप देखिएगा जॉब के लिए फॉर्म भरते हैं, अभी तो नौकरी कर नहीं रहे हैं तो कम से कम फॉर्म भरते हैं ना, तो फॉर्म में सबसे पहले लिखा रहता है बेसिक सैलरी 500 टू या 700 टू है ना डॉट या 15,000 से लेके ऊपर है, वो लिखा रहता है कि क्या सैलरी होगा बेसिक आपका। बेसिक का मतलब एक दिन में हम आपको कितना कम से कम देंगे, बेसिक सैलरी, जिसमें कोई सुविधा नहीं रहेगा, सिर्फ पैसा देंगे सैलरी का। प्राइवेट सेक्टर में मत जाना। प्राइवेट सेक्टर में छोटे छोटे जो बिजनेस हैं, छोटे छोटे जहाँ काम कर रहे हैं लोग 10,000 15,000, वहाँ उसको सिर्फ यही मिल रहा है बेसिक सैलरी, बस कोई सुविधा नहीं मिलता उसको, बस काम करो पैसा लो। लेकिन जब आप गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं या बड़े सैलरी होल्डर की बात करते हैं तो उसको पहले सैलरी मिलता है बेसिक सैलरी, जो उसका काम के बदले मिल रहा है, प्लस कंपनी उसको क्या देती है? अलावेंसेस देती है। सुविधा नहीं, अलावेंसेस का मतलब क्या होता है? एनी कैश रिसिप्ट अदर देन बेसिक सैलरी। फिर से समझिएगा, अभी लिखेंगे हम लोग। बेसिक सैलरी समझ रहे हैं जो आपको काम करने के बदले मिल रहा है। अलावेंसेस बोलता है एनी कैश रिसिप्ट अदर देन बेसिक सैलरी, यानी बेसिक सैलरी के अलावा और कोई कैश अगर आपको मिलता है तो वो कहलाता है अलावेंसेस। जैसे आप अपने घर से यहाँ आते हैं ड्यूटी करने के लिए तो पेट्रोल लगता है ना आपका गाड़ी का, तो बोल दी कंपनी कैसा करो हम 500 रुपये पेट्रोल का महीने भर का दे देते हैं, तुम्हारा पेट्रोल का खर्चा हम दे देते हैं, तो 500 कैश मिल रहा है ना। अदर देन बेसिक तो आपको देंगे, 17,000 जो तय हुआ वो देंगे, लेकिन आपका जो पेट्रोल का खर्चा वो हम दे देंगे। तो बताओ इसका मतलब आपको क्या मिलता है? सैलरी प्लस अलाउंसेस मिल रहा है, हाँ या नहीं? अब आप बताओ कोई डिलीवरी बॉय आपको बना दिया तो बोल दिया कि भाई बेसिक हम तुम्हारा 13,000 सैलरी रखेंगे, तो 13,000 के साथ पेट्रोल का पैसा देगा कि नहीं देगा? मोबाइल फ़ोन रिचार्ज करने का देगा कि नहीं देगा? नेट चाहिए उसको पूरा। हम बोले हमको सर नेट नहीं चाहिए, हम थोड़ा सा अलग टाइप के आदमी, हमको नेट का ज़रूरत ही नहीं है, और आपका काम पूरा जो है अमेजन का काम ही नेट से होता है, तो आप रिचार्ज करा दो, और नहीं तो पैसा दे दो हमको रिचार्ज करने का। तो अगर कंपनी बेसिक सैलरी के अलावा कोई और भी कैश पेमेंट करती है, चाहे वो पेट्रोल का करे चाहे जिस भी काम के लिए करे, उसको क्या बोलते हैं? अलाउंसेस। अलाउंसेस का मतलब होता है अदर देन सैलरी के अलावा कोई भी कैश पेमेंट होगा तो अलाउंसेस होगा। जैसे आपके बच्चे की पढ़ाई का खर्चा कंपनी दे रही है, अलाउंसेस है। कैश में दे रही तो समझ गए? आप बोला कि देखो आपका बच्चा जहाँ भी पढ़ना पढ़ाओ, हम आपके बच्चे को पढ़ाई के लिए 3,000 रुपये पर मंथ दे देंगे, आपको जहाँ रहना रहो हम आपको रेंट दे देंगे, समझ गए? तो वो सब क्या कहलाता है? एक अच्छे एम्प्लॉय को रेंट भी मिलता है। जैसे देखिए बैंक में जितने लोग काम कर रहे हैं उनको रेंट मिलता है। 2 काम करना है, या तो किसी को अलाउंसेस देना या परक्विजिट देना, दोनों में से एक देना है। या तो पैसा दे दो या तो सुविधा दे दो, कोई दिक्कत है? ये देखो बोलता है ये अगर कैश में मिलता है फैसिलिटी तो अलाउंसेस कहलाता है, और अगर आपको कैश में फैसिलिटी ना मिल के फैसिलिटी दे रहा है कंपनी तो क्या कहलाता है? परक्विजिट्स कहलाता है। जैसे 2 चीज़ हो सकता है, अगर आप कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी या तो आपको घर देगी, जैसे BCCL देखिए अपना आप क्या किया, क्वार्टर बना के अलाउट कर दिया, तो BCCL क्या दे रहा है? परक्विजिट्स। क्या परक्विजिट्स को हम लोग सुविधाएं बोलते हैं, अनुलाभ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुलाभ। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई कंपनी घर बना के दे दे, आपको घर बना के दे दिया इसमें रहो भैया, तो क्या दिया? परक्विजिट्स, सुविधा ना दिया, पैसा दिया क्या? और अगर कोई कंपनी बोलता है आप कहाँ रहते हो हमको मतलब नहीं, हम पैसा दे देंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? आप बोलोगे सर ऐसा कैसे होता है? तो जी हाँ ऐसा होता है। जिस कंपनी पर ज़मीन है पैसा है वो घर बना के दे दिया। अब बताओ बैंक ऑफ इंडिया के पास पैसा नहीं, कहीं है बैंक ऑफ इंडिया का कॉलोनी हजारीबाग में जहाँ बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग बना कर अपने एम्प्लॉय को दिया हुआ है? तो बैंक ऑफ इंडिया दिमाग लगाता है कितना पैसा कौन लगाएगा? सब जगह बिल्डिंग हम तैयार करेंगे उसके बाद अपने एम्प्लॉय को देंगे। उससे अच्छा एम्प्लॉय को बोलते तुम जहाँ रहना रहो,
तुम तंबू लगा कर रहो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। 1000 रुपये का रेंट फिक्स है, 5000 रुपये हम आपको देंगे। और उसमें आपका 1000 रुपया खर्चा हो या 2000 खर्चा हो, उससे कोई मतलब नहीं। बात समझ आ रहा है? कंपनी आपको 5000 तय कर दिए रेंट का, तो 5000 रुपया मिलेगा आपको। कोई दिक्कत किसी को तो रेंट के लिए पैसा मिल रहा है। बच्चा कहाँ पढ़ रहा है आप समझिए, हम आपको बच्चे की पढ़ाई के लिए 3000 रुपये दे दिए। तो ये जितनी सुविधाएं कैश में मिलेगी वो क्या कहलाएगा? अलावेंसेस। और जो सुविधाएं कैश में ना सर कंपनी नहीं दे रही है, वो बोली देखो बच्चे के सारे एम्प्लॉय के बच्चे को पढ़ने के लिए हम अपना स्कूल खोले हुए हैं, उसमें डालो। जैसे टाटा देखो DAV को ले लिया है टाटा नगर में, यहाँ भी आप घाटों साइड में देखो DAV को हायर कर लिया कि जितना मेरा एम्प्लॉय का बच्चा यहाँ पढ़ेगा उसका पैसा हम भरेंगे। कोई दिक्कत है? तो बताओ, आपको पैसा नहीं दे रहा है, अब मान लो आपका बच्चा ही नहीं तो इसका लाभ उठाओगे? अभी नई शादी हुई है, शादी भी नहीं हुआ है, नौकरी लगा है, तो इसका फ़ायदा उठा पाओगे? उठा पाओगे? लेकिन इसमें तो मिल सकता है, हाँ या नहीं? इसमें तो हम ले सकते हैं अलाउंसेस कि हमको चाहिए। अब बताओ, दो चीज़ है। टाटा बोलता है कि हॉस्पिटल खोल दिए हैं, हॉस्पिटल खोल दिए, इलाज जाके वहीं कराना पड़ेगा। अब आप बीमार ही नहीं पड़े, बहुत स्वस्थ आदमी है, तो इसका फ़ायदा आपको मिला? अरे बीमार पड़ोगे तब ना जाओगे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का सुविधा भी लाए ना, पैसा तो नहीं मिल रहा है। लेकिन इसमें कंपनी बोलती है कि ऐसा नहीं है, आप बीमार पड़ो ना पड़ो, हम आपको 1000 रुपये मेडिकल का हर महीने दे देंगे। अब आप नहीं बीमार पड़े तो भी 12000 मिला, हाँ या नहीं? समझ में आ रहा है? दोनों का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? अच्छा, दोनों का अपना फ़ायदा और घाटा दोनों का अपना अपना है। ऐसा नहीं कि सभी आपको लग रहा है कि सर यही बढ़िया है, ऐसा नहीं है। कहीं आप बीमार पड़े और 1.5 लाख रुपया खर्चा हो गया, उसमें कंपनी 54 नहीं देगी, क्योंकि बोलेगी 1000 तो दे देते हैं, तो 12000। और ये 1.5 लाख रुपया खर्चा होगा तो कंपनी अपनी तरफ से सहेगी कि नहीं सहेगी? बात समझ में आ रहा है? दोनों का फ़ायदा घाटा है, सोच लीजिएगा। ऐसा नहीं सोचना है खाली यही लेंगे सर, पैसा ठीक है सर। बात समझ आ रहा है? इसमें आपके बच्चे को पढ़ने के लिए कहीं पढ़ाओ, 3000 बोला तो 3000। अब और इसमें अगर पढ़ा रहे हो तो हो सकता है तुम्हारे बच्चे को पढ़ाने के लिए बोल दिया कंपनी कि हम गारंटी लेते हैं जहाँ पढ़ाना है, तो आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए अगर 6000 रुपये लगेगा तो कंपनी 6000 देगी, 8000 लगेगा तो 8000 देगी, और यहाँ आपको कंपनी 3000 देगी, आपको जहाँ पढ़ाना पढ़ाओ। बात समझ आ रही? अच्छा, घर के लिए पैसा यहाँ 5000 रुपये फिक्स हो गया, आपको जहाँ रहना रहिए। लेकिन इसमें क्या है कि आपको घर बना के कंपनी दे रही, पानी की सुविधा दे रही, बिजली की सुविधा दे रही, सब सुविधा कौन देगी? कंपनी देगी। तो आपके ऊपर है कि आप ये लोगे या ये लोगे, दोनों में से कोई एक ही ना मिलेगा, कि दोनों तरफ मिलेगा, कि घर भी दे दीजिए सर और फिर रेंट भी दीजिए, ऐसा नहीं होता है। कोई दिक्कत है? अच्छा, एक बात बताइए, अलाउंसेस अगर हम यूज़ ना कर पाएँ तो, जैसे कंपनी हमको रेंट दे रही है और रेंट को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, रेंट दे रही 5000 और हम रहते हैं 2000 के घर में, क्या हो सकता है? और जिस दिन कंपनी को पता चल गया कि 2000 के घर में रहता है और हम इसको 5000 देते हैं, कंपनी क्या कर सकती है? कुछ कट करेगी उसमें? 2000 देना शुरू कर देगी? कुछ भी कंपनी कट नहीं करेगी, ये जानते हुए कि आदमी 2000 के घर में रहता है और हम इसको 5000 देते हैं, तभी कंपनी का हिम्मत नहीं कि कट करने का, समझ गए? नहीं तो जिस दिन कट करेगा एम्प्लॉय बोलेगा ठीक है, जितना रेंट हम जितने रेंट के घर में रहते उतना पैसा दीजिएगा ना, तो हम वहाँ पर बंगला लेंगे, चपरासी हैं लेकिन बंगला में रहेंगे, और 27000 का रेंट रहेगा, दीजिए भरिए, मेरे रेंट के हिसाब से ना पैसा दीजिएगा, तो भैया हम बंगला लेंगे, 27000 का रेंट, एकदम साहब की तरह निकलेंगे, भले आपके यहाँ चपरासी का काम करें लेकिन बंगला में रहेंगे, दीजिएगा पैसा। बात समझ में आया? कंपनी चुप हो जाएगी कि नहीं? तो कंपनी बोलिए भैया नहीं सकेंगे तुमको, हम फिक्स 5000 देते हैं, तुम मत रहो, तंबू लगा कर रहो ना बस स्टैंड में, हमको कोई दिक्कत नहीं, 5000 फिर भी देंगे। समझ में आया? तुम अपने घर में ही रहो, हो सकता है तुम रिश्तेदार के घर में रह रहे हो, 1000 पोस्टिंग हुआ, यहीं पे तुम्हारा अपना घर है, अपने घर में रहो, फिर भी 5000 देंगे भैया। लेकिन ये वाला कंडीशन नहीं लगाएंगे कि तुम जिसमें रहोगे रेंट देंगे, जितने रेंट में रहोगे उतना पैसा देंगे, ये कंडीशन नहीं लगाता है। कोई दिक्कत है? तो फिक्स अमाउंट रहता है। बात समझ आई? चलिए अब हम लोग एक का करके डिस्कस करेंगे। सर अभी बेसिक सैलरी पहले डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग अलाउंसेस क्या क्या होता है। 3 बस स्टेप है, याद रखना। सैलरी टोटल निकालने के कम से कम 22 आइटम है सर, टोटल मिला के 22 आइटम आपको पढ़ना है, समझ गए? और 22 के अंदर और बहुत सारा पढ़ना है, मतलब मान के चलो 100-150 तो रूल्स आपको पढ़ जाने हैं सैलरी के अंदर। अलाउंसेस में किस अलाउंसेस में टैक्स लगेगा, अलाउंसेस कितने तरह के होते हैं, तो हम लोग 3 स्टेप में बांटे हैं पूरे बेसिक सैलरी को। सैलरी और बेसिक सैलरी में अंतर है, मालूम है ना आपको? सैलरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक सैलरी, अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स, और बेसिक सैलरी सेपरेट चीज़ है। तो जब हम सैलरी निकालेंगे तो 3 स्टेज हैं। पहला स्टेज होता है बेसिक सैलरी, इसके बारे में बताएंगे। दूसरा स्टेज होता है अलाउंसेस, इसके बारे में पूरे डिटेल बताएंगे। और तीसरा स्टेज होता है परक्विजिट, इसके बारे में पूरा डिटेल बताएंगे। कोई दिक्कत है? तो कम से कम 25-30 रूल इसमें है, 25-30 रूल इसमें है, और जो बचा खुचा है सो इसमें है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे बेसिक सैलरी के बारे में। बेसिक सैलरी होता क्या है, समझ गए? तो चलिए बेसिक सैलरी में क्या क्या जुड़ता है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
बेसिक का मतलब क्या हुआ? हाँ चलिए इधर देखिए, मंथली सैलरी होता है ना, अरे मंथली सैलरी की जगह इसको सैलरी लिख दीजिए, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ईयरली भी किसी किसी को मिलता है, पैकेज भी किसी को मिलता है ना। सैलरी, ठीक है, इसको पर मंथ कर सकते हैं, सैलरी पर मंथ। कभी कभी एनुअल भी होता है, मालूम है ना, कभी कभी क्या होता है, एनुअल भी सैलरी मिलता है, जिसको पैकेज बोलते हैं कि भैया आपको इतना रुपए का पैकेज मिलेगा, आप इतना रुपए का पैकेज में काम करो। तो ध्यान दीजिए बेसिक सैलरी में क्या क्या जुड़ता है, क्या क्या बेसिक में जुड़ा रहता है। तो सैलरी प्लस एरियर ऑफ सैलरी, एरियर ऑफ प्लस एडवांस सैलरी, एडवांस सैलरी, उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से इसमें प्लस बोनस, प्लस ग्रेड पे, प्लस कमीशन, प्लस बोनस, प्लस कमीशन, प्लस ग्रेड पे, और क्या क्या जुड़ा रहता है इसमें, एरिया ऑफ सैलरी हो गया, फ़ी, एडवांस सैलरी इनफ है, फ़ी जोड़ दीजिए। देख लो बालक लोग, बेसिक सैलरी के अंदर क्या क्या मिलता है, इधर ध्यान दीजिए सारे बच्चे। सबसे पहला क्या मिलता है, मंथली सैलरी हम लोग जानते हैं, लेकिन किसी किसी को एनुअल पैकेज मिलता है, सुने होंगे 17 लाख का पैकेज मिल गया। पैकेज का मतलब ईयरली उसका पैकेज है 17 लाख रुपए का। तो बेसिक सैलरी जो उसको पर मंथ मिलेगा, प्लस एरियर ऑफ सैलरी। क्या होता है एरियर ऑफ सैलरी, एका का नाम याद रखिएगा। बेसिक सैलरी सब जानते हैं, हर महीना जो मिलता है आपको 18,000 20,000। एरियर ऑफ सैलरी के बारे में बता सकते हैं, इसको बकाया वेतन बोलते हैं। पीछे महीना बाकी है उसको अभी मिलेगा, उसको एरियर ऑफ सैलरी बोलते हैं। कब देती है वो? नहीं 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 नहीं, क्या पीएफ कैसे आएगा? प्रोविडेंट फंड तो अभी आप लोग नौकरी करते समय वाला पढ़ रहे हैं, अभी सैलरी खत्म कहाँ हुआ, सैलरी 2 पार्ट में बटा हुआ, मालूम है कि नहीं, जॉब करते समय और जॉब से रिटायर होने के बाद। तो अभी पढ़ेंगे एक और चैप्टर है 7 नंबर, इनकम फ्रॉम सैलरी, ब्रैकेट में होगा रिटायरमेंट। रिटायर करोगे तब क्या होगा, ये तो अभी तुम लोग नौकरी कर रहे हो उस समय, यानी 60 साल तक है, 30 से लेकर 60 साल तक की एज में जितना रिसीव करेंगे उसका टैक्स दे रहे हैं। अभी रिटायरमेंट का तो बचा हुआ है, उसमें पेंशन मिलता है, प्रोविडेंट फंड मिलता है, ग्रेचुटी मिलता है, लीव इनकैशमेंट मिलता है, ठीक है, सब आपको पढ़ना उधर, वो तो छोड़ दीजिए उधर, अभी चलिए इधर ध्यान दीजिए। एरियर ऑफ सैलरी का मतलब क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी बोलती है कि 5 साल अगर जॉब करोगे मेरे यहाँ तो हम सैलरी बढ़ा देंगे 1,000 रुपया। ध्यान देना, एम्प्लॉय के साथ ऐसा बात हुआ है कि 5 साल नौकरी कर लोगे तो सैलरी तुम्हारे 1,000 या 2,000 रुपये पर मंथ बढ़ा देंगे। अब 5 साल हो गया और बढ़ नहीं रहा सैलरी, तो एम्प्लॉय क्लेम कर दिया कोर्ट में कि सर देखिए हमारे साथ इनका एग्रीमेंट हुआ था 5 साल बाद बढ़ाना है। अब मान लो कि जब क्लेम किया तब से लेके 2 साल बाद फैसला आया, कोर्ट बोला कि सही बात है, एम्प्लॉय लोग का सैलरी बढ़ना चाहिए। अब कंपनी क्या करेगी, ध्यान देना, जब तक फैसला है तब तक एम्प्लॉय 8 साल काम कर चुका है, तो बढ़ना कब था, 5 साल में। कंपनी बोला ठीक है सर हम मानते हैं हमारी गलती है, आज से हम बढ़ा देते हैं। 8वें साल से बढ़ा रहा है, क्या सही है? कोर्ट बोलेगा ऐसा नहीं, इसको 3 साल पीछे से काम कर चुका है तो कोई बात नहीं। 3 साल, आज से 3 साल में कितना महीना होता है, 12 या 36 महीना। अगर 2,000 रुपये भी बढ़ाना था तो 36 दूनी 72,000 रुपये एक एम्प्लॉय को आप पैसा दो अभी पीछे से जोड़ के, आप पीछे से ना उसको लागू करोगे भैया, 5 साल पहले बात की हो तो 5 साल के जैसे कंप्लीट हुआ है जिसका, वहाँ से लेके अभी तक का जो सैलरी उसका नहीं दिए हो तुम, जो देते हो वो तो ठीक है, जो नहीं दिए हो उसको एक बार जोड़ के 72,000 रुपये दे दो। तो उसको किस नाम से लिखेंगे, टैक्स कौन सा साल में देंगे बताओ, पहले दिए देंगे या अभी मिलेगा तो अभी देंगे? पहले आपको मालूम है कि हम केस जीत जाएंगे और हमको सैलरी बढ़ के मिलेगा, मालूम है? तो आज ना आपको पैसा मिल रहा है, तो आज पैसा मिल रहा है तो याद रखिएगा आज हम टैक्स देंगे। किस नाम से वो मिलेगा हमको, एरिया ऑफ सैलरी, जो सैलरी किसी कारण से बाकी था। जैसे यहाँ देखिएगा 6ठा वेतन लागू होता है, 7वां वेतन सरकार बोलती 3 साल पहले से लगेगा, उसमें देखना सरकारी कर्मचारी लोग को एक बार में मिल जाता है 1.5 लाख 2 लाख रुपया, जो 2 साल 5 साल पहले से लागू होता है। जब भी कभी भी वेतन बढ़ेगा, 6ठा वेतन, 7वां वेतन, 8वां वेतन जब भी लगेगा, अब देखिए BCC और CCL में एक बार पैसा मिलता है एरियर ऑफ सैलरी का, और हैवी पैसा मिलता है, समझ गए? क्योंकि सैलरी पीछे से बढ़ा हुआ, 3 साल पहले से बढ़ा है तो 3 साल का जो भी उसका बिना काम तो किया वो,
तो जो सैलरी उसको मिलना था वो मिल गया, लेकिन उसके अलावा भी बात हुआ था कि बढ़ के मिलेगा तो 3 साल पहले से मिलेगा, तो 3 साल पहले से सारा सैलरी जोड़ के एक बार उसको पैसा मिलेगा, जो किस नाम से जाना जाएगा, एरियर ऑफ सैलरी, याद रहेगा। उसके अलावा एडवांस सैलरी जानते हो, जो काम करने से पहले ले लेते हैं, काम किए नहीं उससे पहले अगर पैसा ले रहे हैं तो एडवांस सैलरी होगा। एडवांस सैलरी ध्यान देना, अब 2023 का पैसा हम ले लिया। हम ऐसे व्यक्ति हैं कि हमको ज़रूरत था घर ढलाई करना था, बोले सर हमको घर ढलाई करना, दिसंबर तक का पैसा दे दीजिए 2022 में। अब 2022 में दिसंबर तक का पैसा दे दिए, मालिक हमको दे दिया। टैक्स हम कब देंगे, जब रिसीव कर रहे हैं तब, या जब कमा लेंगे तब। अगर रिसीव कर रहे हैं तभी नहीं, यहाँ एडवांस सैलरी आ गया। रिसीव कर रहे हैं तब आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब कब कमाएंगे कोई मैटर नहीं करता। उसके अलावा क्या है, बोनस। बोनस तो जानते हैं ना, बोनस क्या होता है, चलिए दीपावली में जो मिलता है, ठीक है। सैलरी के अलावा मालिक क्या करता है, अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए उसको साल में एक बार उसकी सैलरी से ही कुछ पोर्शन काट के, या तो अपने प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन काट के और अपने एम्प्लॉय को रिटर्न करता है। वो चाहता है कि हम भी अपने प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन एम्प्लॉय को रिटर्न करें, ताकि एम्प्लॉय मोटिवेट होता रहे। हम सब आप लोगों को बोल दें कि देखो मेरी कंपनी का प्रॉफिट अगर इस बार ज़्यादा होगा ना, तो हम आप लोगों को 20% बोनस दे देंगे। तो आप लोग जी जान लगाएंगे तभी ना मेरे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। और अब प्रॉफिट बढ़ेगा तो हम चाहते हैं कि जो हम ज़्यादा कमाए हैं उसमें कुछ हिस्सा आप लोग को भी दें। तो कैसे देंगे, बोनस के तौर पर। उसके आगे है कमीशन। हम आपको बोल दें सर सैलरी के अलावा हम अलग से कमीशन देंगे अगर आप मेरा काम कर दोगे तो। जैसे कोई व्यक्ति को कार बेचने का काम दिए हुए, तो हम बोल दिए देखो तुम्हारा 22,000 सैलरी है वो तो है, लेकिन तुम एक कार अगर बेचोगे तो 3% कमीशन या 2-3 हज़ार रुपये कमीशन अलग से देंगे। यानी जितना कार बेचोगे उसका 3,000 अलग से मिलेगा, और तुम्हारा सैलरी तो मिल ही रहा है। तो कमीशन भी कभी कभी हम लोग देते हैं। फी समझते हो, बताओ जी, हम एम्प्लॉई हैं किसी कर्मचारी के, एक कंपनी के, लेकिन हमारा काम कुछ और है, हमारा को काम कुछ और है। मान लो मशीन चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, लेकिन गाड़ी बनाने भी हम जानते हैं। अब गाड़ी ख़राब हो गया या कोई मशीन ही ख़राब हो गया और हम बनाने जानते हैं, तो कंपनी हमको बुला ली कि बना दो, तो फ्री में बनाएंगे। उसमें थोड़ा सा एक छोटा सा बात बोल के स्माइल मार लेना है कि फ्री में तो हम कोई काम करते नहीं हैं, ये हमारे गुरुजी सिखाए हुए नहीं कि फ्री में कोई काम करते नहीं। तो मालिक क्या बोलेगा कि अच्छा ठीक है करो भाई, हम दे देंगे तुमको। आखिर दूसरे को देना पड़ता है तो तुम ही को दे देंगे, थोड़ा कम देंगे लेकिन तुमको दे देंगे, कर दो तुम। बात समझ में आए। तो आप सैलरी में भी हो और अपनी ही कंपनी के लिए कुछ अदर भी काम कर रहे हो, तो कंपनी उसके बदले में फ़ी देगी कि नहीं देगी, हाँ या नहीं। तो फ़ी मिलता है। और सबसे लास्ट है ग्रेड पे। क्या होता है ग्रेड पे, आप लोग जानते हैं, सब जानते हैं। ग्रेड पे इस तरह से लिखा रहता है 5,000-500-25,000। मतलब आप कभी फॉर्म भरिएगा किसी भी एग्ज़ाम का, किसी भी नौकरी के लिए फॉर्म भरते तो देखिएगा सैलरी में यही बात लिखा रहता है। जितना भी नौकरी का फॉर्म भरोगे, प्राइवेट मत बोल देना, ठीक है, सरकारी भरोगे तो यही रहेगा। वैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में भी यही रहता है। क्या लिखा रहता है, इस तरह से देखिएगा सैलरी में लिखा रहेगा 5,000-500-25,000। इसका मतलब ये है कि शुरू में आपको कितना मिलेगा, 5,000। हर एक साल में कितना बढ़ेगा, और वो कब तक बढ़ेगा, जब तक 25,000 ना हो जाए। 25,000 हो जाएगा फिर बढ़ेगा नहीं। बात समझ में आया। इसको बोलते हैं ग्रेड पे। जैसे जैसे काम करते जाओगे तुम्हारा पे जो है वो बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ रहा है सबको। इसको बोलते हैं ग्रेड पे या पे ग्रेड, इसको हम लोग बोलते हैं। पे ग्रेड में ही सारे लोगों को नौकरी मिलती है इस दुनिया में, इसलिए शुरुआत में उसका कम रहेगा, धीरे 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 बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे ईयर बढ़ता चला जाता है उसका ये जो पे ग्रेड है वो बढ़ता चला जाता है, कि जितना साल तुम काम करोगे उतना तुम्हारा 5,000 बढ़ेगा। ये तो एग्जाम्पल है। वहाँ 1,000 रहता है, 2,000 रहता है, 3,000 रहता है। ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि कंपनी कितना ग्रेड पे देना चाहती है। कोई दिक्कत किसी को। तो हम लोग आज क्या डिस्कस किए, बेसिक सैलरी। कोई दिक्कत किसी को। बेसिक सैलरी के अंदर कौन कौन आता है, इसका हिंदी लिखने की जरूरत नहीं ना, हिंदी तो आप समझ सकते हैं। किसी को दिक्कत है हिंदी, और ज़रूरत है तो बता दीजिएगा, हम बता देंगे। और अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अलाउंसेस के बारे में कि अलाउंसेस क्या होता है, ठीक है। इसको लिख लीजिए। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू सैलरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू सैलरी। वेतन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य या महत्वपूर्ण बातें, इसको हम लोग बोल सकते हैं। सबसे पहला कंटेंट क्या करेंगे,
नो डिफरेंस बिटवीन वेजेज एंड सैलरी। ध्यान देना, वेजेज और सैलरी के बीच में कोई अंतर नहीं होगा टैक्स में। मतलब अगर मजदूरी भी है तो भी सैलरी मानेंगे और सैलरी भी है तो भी सैलरी मानेंगे। मजदूरी तथा वेतन के बीच अंतर नहीं होता है। वेतन को एक ही माना जाता है, लिख सकते हैं, एक ही माना जाता है। मतलब सैलरी एंड वेजेज ट्रीटेड एज सेम, ठीक है। सेकेंड होना चाहिए एम्प्लॉई एम्प्लॉयर रिलेशन, एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर रिलेशन। कर्मचारी तथा मालिक का संबंध होना चाहिए। अगर जहाँ से सैलरी मिल रहा है वहाँ एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर का रिलेशन नहीं है तो समझ जाओ आपका इनकम सैलरी इनकम नहीं है, कोई दिक्कत है। उसके आगे नेक्स्ट है, अच्छा पेंशन को क्या मानेंगे? तो पेंशन इज़ अ पार्ट ऑफ सैलरी, याद रखना है, ठीक है। पेंशन को भी हम सैलरी मानेंगे। तो सैलरी फ्रॉम मोर, अच्छा यहाँ बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा है, सैलरी फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर। अब एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति 3 जगह पे काम करता है पार्ट टाइम, एक्स के पास भी काम करता है, वाई के पास भी काम करता है, जेड के पास भी काम करता है, 3 एम्प्लॉयर है उसका, एम्प्लॉय अकेले है। पता चला सुबह 6 से 10 कहीं और काम करता है, 10 बजे से 4 बजे तक कहीं और काम करता है और 4 बजे से भी काम करता है, गजब का बंदा है। 3 मालिक के पास पार्ट टाइम काम करता है, तीनों मालिक उसको सैलरी महीने का देता है। तो कौन से मालिक का सैलरी के ऊपर टैक्स लगेगा, या तीनों के ऊपर लगेगा, या एक के ऊपर लगेगा, कैसे मानेंगे? क्योंकि यहाँ तो बोल रहा है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन होना चाहिए। तो याद रखिएगा, एक से ज़्यादा मालिक से अगर आप सैलरी कमाते हैं तो तीनों का जोड़ के जो आएगा उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। कोई दिक्कत है? वही यहाँ लिखा है कि सैलरी फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर, अगर एक से अधिक मालिक से सैलरी मिलता है तो भी सैलरी मानेंगे उसको, सारे को जोड़ के। कोई दिक्कत है? एक से अधिक नियोक्ता से प्राप्त वेतन, याद रखना यहाँ हम सिर्फ शॉर्ट लिख रहे हैं, प्राप्त वेतन वेतन माना जाएगा, तीनों का जोड़ के तब हम लोग निकालेंगे। अब एक बात और ध्यान देना आप लोग को, इसमें एक होता है टैक्स फ्री सैलरी, टैक्स फ्री सैलरी, तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कर मुक्त वेतन, इसका कॉन्सेप्ट समझिए। टैक्स फ्री सैलरी का कॉन्सेप्ट क्या है, एक एक करके सबका कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। अब कितना लिखते रहोगे थ्योरी, स्टोरी बन जाएगा। टैक्स फ्री सैलरी, अगर कोई मालिक अपनी कंपनी के एम्प्लॉय को बोलता है कि हम आपको टैक्स फ्री सैलरी देंगे, मतलब ऐसा सैलरी देंगे जिसके ऊपर टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा, तो क्या उस सैलरी के ऊपर एम्प्लॉय टैक्स देगा? अच्छे से कॉन्सेप्ट समझेगा। अगर हम कमाते हैं, हम अच्छे एम्प्लॉई हैं, कंपनी हमें ऑफर दे रही है सर सतीश जी इतना रुपए का पैकेज देंगे, और मेरे ध्यान में तुरंत आ गया टैक्स भी तो लगेगा। आप पैकेज दे रहे हैं लेकिन हमको टैक्स भी तो देना पड़ेगा। तो कंपनी बोलता है सतीश जी ऐसा करते हैं कि आपका जो टैक्स बनता है वो हम पे कर देंगे। कंपनी, मेरा टैक्स कंपनी पे करना है, मतलब सैलरी भी हमको दे रही है और मेरा जो टैक्स बनता है वो कंपनी पे कर देती है, हमको नहीं देना पड़ता। तब बताओ, तब जो सैलरी हमको मिल रहा है वो टैक्स फ्री सैलरी है कि नहीं? उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो याद रखना है, जब हमारा टैक्स कंपनी पे कर देगी तो मुझे टैक्स फ्री सैलरी मिलेगा। अब इस सैलरी के ऊपर ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया गया है तो इसके ऊपर तो टैक्स नहीं देना है, इसके ऊपर टैक्स नहीं देना है। एक बार टैक्स पे हो चुका है तो दोबारा नहीं देना है। लेकिन बताइए, कंपनी अगर 40,000 रुपये का ही टैक्स बनता है, 40,000 कंपनी मेरे लिए टैक्स पे कर दी है, तो वो मेरा इनकम है या नहीं है? अगर कंपनी नहीं पे करती तो 40,000 मेरा जाता कि नहीं जाता? तो याद रखना है, सैलरी तो यहाँ नहीं जोड़ेंगे, लेकिन जो टैक्स पे हो चुका है उसको इसका इनकम मान के उसके ऊपर टैक्स ले लेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं। फिर से समझिए इसका कॉन्सेप्ट। अगर हम 40,000 मेरा सैलरी में टैक्स बनता है तो कंपनी उसका टैक्स पे कर दी तो पैसा कंपनी का गया, अपना पूरा बच गया।
लेकिन 40,000 रुपये मेरा इनकम होगा कि नहीं होगा? सैलरी मेरा इनकम नहीं माना जाएगा क्योंकि वो टैक्स पे करके आया है हमारे पास, तो नेट इनकम मेरे पास आया, उसमें ऑलरेडी टैक्स के पे किया हुआ है, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा सैलरी के ऊपर। लेकिन 40,000 जो मेरे लिए इनकम टैक्स पे कर दिया उसके ऊपर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? तो 40,000 के ऊपर टैक्स लगेगा यहाँ पे। यानी जो सैलरी के ऊपर टैक्स कंपनी पे कर देती वो सैलरी तो तुम्हारा फ्री हो गया क्योंकि टैक्स उस पर दे दिया गया। लेकिन जो टैक्स कंपनी दे रही है वो आपके लिए क्यों दे रही है? आपको बेनिफिट दे रही है ना कंपनी। और याद रखना, जहाँ कोई बेनिफिट मिलेगा टैक्स जितना पे किया गया होगा कंपनी की तरफ से उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। कोई दिक्कत है? यानी एक बात हमेशा कान खोल कर सुन लीजिएगा कि कंपनी मालिक को कंपनी अपने एम्प्लॉय को कुछ भी दे, कंपनी अपने एम्प्लॉय को कुछ भी देगा टैक्सेबल होगा। कोई दिक्कत है? कुछ भी सुविधा देगा टैक्स का मामला फंसेगा वहाँ पे। कुछ में छूट मिलता है लेकिन सब जगह पे टैक्स लगेगा। वही कंपनी किसी और को दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप दूसरे से 50,000 का गिफ्ट ले ले, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी अगर 8,000 का दे दिया तो टैक्स लग जाएगा। ऐसा क्यों? कंपनी से क्यों नहीं देने पर इतना बैन क्यों है? क्योंकि कंपनी क्या कर सकता है, अगर इनकम टैक्स में छूट मिल जाए तो कंपनी क्या करेगा, अपने एम्प्लॉय के नाम पर कैश गिफ्ट दिखा देगा, सर हम इतना इसको दिए, इतना इसको दिए, इतना इसको दिए, और उस तरह से करके लाखों करोड़ रुपए बचा लेगा। इसलिए कंपनी मतलब ऑनर, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच वाले मामले में हमेशा आपको टैक्स वाला मामला फंसेगा। इस बात का ध्यान देना चाहिए। कुछ भी सुविधा आप दे रहे हो तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा ही लगेगा, टैक्सेबल मामला फंसेगा। कोई दिक्कत किसी को? तो ये है टैक्स फ्री सैलरी। अगर टैक्स फ्री सैलरी मिलेगा तो सैलरी के ऊपर टैक्स नहीं देना है, लेकिन जो टैक्स पे हुआ है उसके ऊपर टैक्स देना है। जैसे 4 लाख का सैलरी था, 40,000 टैक्स बना तो 4 लाख तो मेरा फ्री हो गया, उसके ऊपर हम नहीं देंगे। तो 40,000 का 10% देंगे, 4,000 रुपये मेरा टैक्स बन जाएगा। कहाँ देना था? 40,000, लेकिन मेरा कंपनी मेरे लिए चुका दिया तो हमको सिर्फ कितना देना पड़ा? 4,000। बात समझ में आ रहा है? ये बात आपको ध्यान देना है टैक्स फ्री सैलरी के अंदर। कोई दिक्कत है? उसके आगे है डिडक्शन फ्रॉम सैलरी हो गया। अच्छा, प्लेस ऑफ एक्रूअल ऑफ सैलरी, ध्यान दीजिए। टैक्सेबल सैलरी के लिए एक रूल है, यहाँ लिख देते हैं। बोलता है सैलरी एक्रूड एंड रिसिव्ड whichever is earlier is taxable। मतलब वेतन कमा लिया गया है अथवा प्राप्त कर लिया गया है, दोनों में जो पहले होगा कर योग्य होगा। कोई दिक्कत है? या तो सैलरी आप कमा लिए या तो रिसीव कर लिए, दोनों में जो भी पहले, अगर पहले कमा लिए तो टैक्स देना पड़ेगा, और अगर पहले रिसीव कर लिए, कमाए नहीं तो भी टैक्स देना पड़ेगा। यानी दोनों में जो भी पहले होगा वही टैक्स देना पड़ेगा। कोई दिक्कत है? जैसे देखिए, ध्यान दीजिएगा इस बात को, सारे बच्चे इधर ध्यान दीजिए। 2023 अभी आया है क्या? अब 2023 का हम एडवांस ले लिए आज, तो 2023 का एडवांस अगर आज हम ले रहे हैं, फरवरी चल रहा है 2022 का, इसका सेशन 31 मार्च तक चलेगा, और आज हम रिसीव कर लिए तो इसका टैक्स कब देना पड़ेगा? 2023 में या 2022 में? 22 में। आज आप रिसीव कर लिए ना, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब उस समय जब आप कमाइएगा तो कोई टैक्स नहीं देना है, उस समय बता दीजिएगा सर हम एडवांस सैलरी के ऊपर टैक्स दे चुके हैं, इसका पैसा तो हम ऑलरेडी 22 में लिए थे, तो वहाँ पे हम आपको टैक्स दे चुके हैं, तो वहाँ पे डिडक्ट कर लेना अपना। कोई दिक्कत है? मतलब आज रिसीव किए, 2023 अभी आया नहीं, हम कमाए भी नहीं, मेरा पैसा बना भी नहीं, फिर भी हमको टैक्स देना पड़ा। तो बोलता है कि रिसीव आपने पहले ना कर दिया। और दूसरा, अगर हम कमा लिए 2022 का लेकिन अभी तक 21 का लेकिन मिला नहीं है, उसके ऊपर हमको टैक्स देना पड़ेगा। जब मिलेगा तो आप समझिएगा, लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट आज ही टैक्स ले लेगा आपसे, क्योंकि टैक्स डिपार्टमेंट एक ही बात बोलेगा कि जब मिलेगा तो हमको बताने आएगा कि सर हमको मिल गया। अगर हम आज छोड़ दें इस तरह सबका छोड़ते चले जाएँ तो क्या होगा जानते हो? परेशान हो जाएगा टैक्स डिपार्टमेंट। फ़ोन करके कितना को पूछते रहेगा, मिला जी सैलरी? वर्कर बोले कहाँ मिला सर, ऐसा आदमी है ना, ये मिली, दे ही नहीं रहा सैलरी। तो टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे मालूम कि आपको सैलरी मालिक दिया या नहीं दिया? सब मालिक से फ़ोन करके पूछते रहे हैं? नहीं। तो टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है हमको सब कोई लेना देना नहीं, हम टैक्स ले लेंगे, तुमको मिल गया तो अपने आप ठीक हो जाएगा। मान लो टैक्स ले लिए और तुमको मिल गया तो तुम चुपचाप हो अपना, लेकिन नहीं मिला तुमको सैलरी, रियल में नहीं मिला, तुम उसके ऊपर टैक्स दे दियो, तो फिर तुम रिवाइज भरोगे ना कि सर हमारा देखो ज़्यादा टैक्स कट गया, सैलरी अभी तक मिला नहीं, आप अपने मेरे एम्प्लॉयर से बात करिए। तो ऐसा केस बहुत कम आएगा।
बात समझ में आ रहा है। और ऐसे केस ज़्यादा आता है, इसलिए सरकार बोलती है वैसा नहीं, वो आपका टेंशन आप समझिए, हमको टाइम पर आप टैक्स दीजिए। कोई दिक्कत किसी को? तो ये भी बात हम लोग को ध्यान देना है इसके अंदर। एक और टाइम ऑफ एक्रूअल ऑफ सैलरी, ठीक है, ये समझ गए। अच्छा, फैमिली पेंशन इज अ पार्ट ऑफ सैलरी, याद रखना, पेंशन इज अ पार्ट ऑफ सैलरी, पेंशन भी सैलरी का पार्ट होता है। कोई दिक्कत है? पेंशन भी सैलरी का पार्ट होता है। वैसे आपको बता देते हैं कौन कौन पार्ट होता है सैलरी का। पेंशन, कॉमा, ग्रेचुटी, कॉमा, प्रोविडेंट फंड, ETC is also a part of salary, also a part of salary। कोई दिक्कत है? कौन कौन सा लिखा हुआ है? पेंशन, कॉमा, ग्रेचुटी, कॉमा, भविष्य निधि, प्रोविडेंट फंड को भविष्य निधि बोलते हैं। भी वेतन का भाग माना जाता है। कोई दिक्कत है? और भी रिटायरमेंट, जितने रिटायरमेंट बेनिफिट है सब सैलरी का पार्ट होता है। 7 नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सरेंडर ऑफ सैलरी। एक वर्ड आता है वेतन का समर्पण, इसको समझिएगा अच्छे से। अच्छा, कोई व्यक्ति अगर अपना सैलरी नहीं ले कंपनी से तब क्या होगा? अब बोलोगे सर ऐसा कौन सा इंसान होता है कि कमाया महीने भर और बोलता सैलरी नहीं लेंगे, जाओ छोड़ तुम ही रख लो। तो अगर ऐसा कोई किया तो क्या होगा? जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो सरेंडर ऑफ सैलरी वाले थे, वो सैलरी नहीं लेते थे, बोलते थे किसके लिए लेंगे, हमारा तो कोई है नहीं, तो हमारा सैलरी देश के लिए रख दो। समझ में आ रहा है? अभी भी प्रधानमंत्री नहीं ले रहे हैं, उसका सैलरी को फिर जितना आता है टोटल जमा, उसमें वही जो सफाई कर्मी है, जो घाट साफ किया या सफाई करता है, उसको क्या करते हैं, उसके बच्चे के नाम पर डाल देते हैं कि हमको क्या करेंगे पैसा रख के। सोचो कि प्रधानमंत्री बनने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी इतने दिन के बाद जब साइड हो गए राजनीति से, तो सिर्फ उनके खाते में 12,000 रुपया था। 12,000 में 9,000 रुपये का स्कूल को दान दिए हिमाचल प्रदेश में। बोले गरीब आदमी के पास इतना ही है, 9,000 हम दान दे सकते हैं। अब ये मत सोचना कि प्रधानमंत्री 9,000 दे रहे हैं, लेकिन मेरे पास यही है, 9,000 देंगे, 3,000 मेरे पास रहेगा। बाकी जो सरकारी सुविधा मिलता था वो तो यूज कर ही रहे थे, सरकारी बंगला था, वो सब कुछ ठीक था। लेकिन इनके खाते में जो अपना खाता एक था, उसमें सिर्फ 12,000 रुपया था। इसलिए इनको आदर्श माना जाता है ये लोगों को राजनीति का, कि राजनीति में होते हुए भी पाप की, बताओ पाप की दुनिया में है लेकिन फिर भी पवित्र है। तो ऐसे लोगों को सरेंडर ऑफ सैलरी के मामले में क्या होगा? क्या लगता है अगर हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वहाँ पे हमको सैलरी मिल रहा है, सैलरी हम छोड़ दे रहे कंपनी के लिए, हम नहीं ले रहे, तो टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगेगा। आप छोड़ दे रहे, आपकी मर्जी, लेकिन टैक्स तो आपको देना पड़ेगा। लेकिन वही पैसा अगर आप सरकार को दे दे तो हम कमाए और हम बोलेंगे नहीं मेरा पैसा ऐसा कीजिए प्रधानमंत्री राहत सहायता कोष में दे दीजिए, हमारा पैसा प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड होता है ना जी, उसमें डोनेट कर दो कि मेरा पैसा देश के काम आएगा। क्योंकि हम क्या करेंगे, मेरे पास पैसा है या मेरे पास कुछ नहीं, हो सकता बहुत सारे लोग हैं जिनका कोई नहीं है, बोले क्या करेंगे, जीने खाने के लिए आप दे ही दे रहे हो, काफ़ी है, मेरा पैसा ऐसा करो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डाल दो। तो अगर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डाल दिए या राज्य के सरकारी फंड में पैसा अपना डाल दिए, सैलरी का पैसा, तो टैक्स नहीं लगेगा। बात समझ में आ रहा है? अपना पैसा सैलरी का अगर सरकारी फंड में डाल दिए तो टैक्स नहीं लगेगा, और अगर अपना पैसा कंपनी में ही छोड़ दिए तो टैक्स पूरा लगेगा। क्योंकि ऐसे में तो कोई भी सेटिंग कर सकता है अपने मालिक से, वो दिखा दे रहा है कि हम सैलरी सरेंडर कर दे रहे, सर हम नहीं ले रहे सर इनकी सैलरी, और पीछे से ले रहे हैं। कौन सा टैक्स डिपार्टमेंट रोज़ देख रहा है? बात समझ में आ रहा है? इस तरह से कोई भी बेनिफिट ले सकता है कि सर हम अपना सैलरी छोड़ दे रहे सर। बताओ, मान लो मेरा 27 लाख का पैकेज है, बोल दिए कि नहीं लेना है सर, छोड़ दे रहे हैं सैलरी। अब टैक्स डिपार्टमेंट ये देख लिया कि सैलरी सतीश जी छोड़ दे रहे और हमसे टैक्स नहीं लिया, और बाद में हम फिर मालिक से सेटिंग करके रखे हैं, मालिक से अपना पैसा निकाल लेते हैं। बात समझ में आ रहा है? इसलिए टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है ऐसा नहीं चलेगा, सब सरेंडर ऑफ सैलरी का फ़ायदा ले लोगे। इसलिए नियम ऐसा बनाना है कि अगर तुम सरकारी फंड में जमा करोगे तो तुमसे टैक्स नहीं लेंगे, और तुम अगर मालिक के पास छोड़ दोगे तो टैक्स लेंगे। कोई दिक्कत है? समझ गए? सरेंडर ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगा इन केस ऑफ अगर एम्प्लॉयर के पास छोड़ता है तो, और अगर टैक्स फ्री होगा जब वो गवर्नमेंट के पास देता है तो। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए उसके आगे हम लोग नेक्स्ट और लिखते हैं। अच्छा, लोन टेकन फ्रॉम एम्प्लॉई, अगर एम्प्लॉई से लोन लेते हैं तो क्या एम्प्लॉयर से लोन लेंगे तो सैलरी माना जाएगा? लोन टेकन फ्रॉम एम्प्लॉयर
इज नॉट अ पार्ट ऑफ सैलरी, नॉट अ पार्ट ऑफ सैलरी। नियोक्ता से लिया गया ऋण वेतन का भाग नहीं माना जाएगा। क्लियर? सैलरी का पार्ट नहीं माना जाएगा। फैमिली पेंशन वो तो हम लोग देख चुके हैं। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं। और अब हम लोग आगे पढ़ेंगे अलावेंसेस के बारे में। सैलरी से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन चीज़ हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ लिख ली है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका अलावेंसेस के बारे में। अलावेंसेस क्या होता है इसको लिख लीजिए। अब हम लोग पढ़ने वाले अलावेंसेस, बेसिक सैलरी के बाद अलावेंसेस, भत्ते। पहले हम लोग ये जाने कि अलावेंसेस होता क्या है, तब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अलावेंसेस। अलावेंसेस का मतलब क्या होता है? तो बोलता है एनी कैश रिसिप्ट, एनी कैश रिसिप्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर other than salary, other than salary is called allowances. वेतन के अतिरिक्त नियोक्ता से जो भी नगद प्राप्त होता है वह भत्ता कहलाता है। ध्यान दीजिए, अगर अपने एम्प्लॉयर से, मालिक से सैलरी के अलावा जो भी कैश में मिलेगा वो सब क्या कहलाएगा? भत्ता कहलाएगा, अलावेंसेस कहलाएगा। जैसे सैलरी तो मिल ही रहा है, लेकिन पता चला कार के लिए पैसा मिल रहा है या पेट्रोल के लिए पैसा मिल रहा है। जैसे एग्जाम्पल में क्या क्या होगा बताओ? डियरनेस अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंसेस। डियरनेस अलाउंसेस का मतलब क्या है? महंगाई भत्ता। और बताइए और क्या होगा? इसके बाद होता है फूड अलाउंसेस या टिफ़िन अलाउंसेस बोलते हैं। टिफ़िन अलाउंसेस, कंपनी आपको दोपहर का खाना नहीं दे रही है अपने यहाँ बना के। कुछ कंपनियाँ मेस चलाती है कि काम करो, दोपहर में मेस यही चल रहा है, वहीं पे खाना बन रहा है, वहीं पे खा लो। तो खाना अगर दे रही कंपनी तो वो अलाउंसेस नहीं होगा, वो तो परक्विजिट हो जाएगा ना। लेकिन खाना नहीं दे रही कंपनी, पैसा दे रही है कि भैया हम 50 रुपये दे देते हैं दोपहर का खाना का, अब अपने घर से ला के खाओ या होटल में जाके खाओ, 50 रुपये हम दे देते हैं। तो वो होता है टिफ़िन भत्ता। और बताइए मेडिकल अलाउंसेस मिलता है कि हम कोई हॉस्पिटल आपको नहीं देंगे, आप अपना इलाज जहाँ करवाना करवाइए, हम आपको चिकित्सा भत्ता दे देंगे, चिकित्सा भत्ता। उसके बाद एजुकेशन अलाउंसेस होता है, आप अपने बच्चे को जहाँ पढ़वाना पढ़ाइए, हम आपको एजुकेशन के लिए पैसा दे देंगे, तो एजुकेशन अलाउंसेस होता है। शिक्षा भत्ता, ETC कर दीजिए, कोई दिक्कत है? बहुत सारा पैसा मिलता है, बहुत सारे पैसे मिलते हैं, और किसी भी एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी कम रहता है और अलाउंसेस जुड़ जुड़ के बहुत ज़्यादा हो जाता है। सबसे ज़्यादा अलाउंसेस और परक्विजिट मिलता है उसको, बेसिक सैलरी तो सबका कम रहता है। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ अलाउंसेस, कितने तरह के अलाउंसेस हैं, और इसके अंदर पढ़ेंगे सबका नाम। टाइप्स ऑफ अलाउंसेस, भत्ते के प्रकार। तो 3 तरह के अलाउंसेस होते हैं। फुली टैक्सेबल अलाउंसेस, पूर्णतः कर योग्य भत्ते। दूसरा होता है पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस। आंशिक कर योग्य भत्ते।
या इसी को हम लोग बोलते हैं पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस। सॉरी, यहाँ कर मुक्त होगा ना, सॉरी टैक्सेबल है ना, ठीक है, कर योग्य है, टैक्स फ्री हो जाएगा। आंशिक कर मुक्त भत्ते मतलब है कुछ पोर्शन टैक्स लगेगा, कुछ पोर्शन क्या होगा, फ्री रहेगा, वही लिखा हुआ है। तो दोनों बात लिख दिए। आंशिक कर योग्य मतलब कुछ में टैक्स लगेगा, उसी को दूसरे में बोल सकते हैं कुछ में फ्री रहेगा, बात वही है ना। और एक होता है फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस। फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस पूर्णतः कर मुक्त भत्ते, ऐसे भत्ते जो पूरा का पूरा टैक्स फ्री होता है। याद रखिएगा, देखिए इधर जितने अलाउंसेस मिलते हैं वैसे 40 से 50 अलाउंसेस से ज़्यादा मिलते हैं, 50 से ज़्यादा अलाउंसेस मिलते हैं सर। ऐसे डॉग अलाउंसेस भी मिलता है, कुत्ता रखने का खर्चा, सर्वेंट अलाउंसेस मिलता है, एक से एक। जो बड़े मान लो कंपनी का डायरेक्टर है तो कुत्ता रख रहा है तो उसको भी अलाउंसेस मिलता है। ठीक है, आप रखिए भाई, पेट एनिमल रखने का आपको शौक है, रखिए, हम उसके लिए पैसा दे देंगे। डॉग अलाउंसेस के साथ सर्वेंट अलाउंसेस, नौकर, गार्डनर अलाउंसेस, माली रखने का पैसा मिलता है, सब पैसा मिलता है। आपको जो रखना रखिए। बड़े बताओ, बड़ा ऑफिसर है उसका बंगला होगा तो फूल भी होगा, फूल संभालने के लिए माली चाहिए। और तो अब बताओ, कंपनी अगर माली भेजे या कंपनी नौकर भेजे घर में खाना बनाने के लिए, या कुक भेजे घर में खाना बनाने के लिए, नौकर भेजे साफ़ सफाई के लिए कंपनी, तो उसमें क्या रिस्क होता है जानते हैं? एम्प्लॉय बोल दिया मेरे यहाँ चोरी कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो कंपनी बोलता हम नहीं, टेंशन नहीं, क्या तुम अपना जो भी विश्वासी आदमी तुम उसको रखो, हम पैसा दे देंगे। इसमें कंपनी के ऊपर कोई क्लेम लगा सकता है एम्प्लॉय कि मेरे यहाँ चोरी करके भाग गई जो साफ़ करने आती थी? ऐसा कुछ नहीं कर सकते। वो आप समझिए आप क्यों रखे थे उसको, हम पैसा आपको दे रहे हैं, आपको जो विश्वासी लगता है उसको रखो अपने घर में, कोई दिक्कत है? इसलिए सबका अलाउंसेस मिलता है। तो अलाउंसेस को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला देखो, यहाँ ध्यान देना, ऐसे अलाउंसेस जिसके ऊपर पूरा टैक्स लगेगा, कोई छूट नहीं मिलेगी। ये आसान होगा आपके लिए, खाली नाम रट्टा मार लेना है। इसमें पूरा टैक्स लगेगा, जितना मिलेगा सब टैक्स। तो इसमें सिर्फ नाम याद रखिएगा कि ये सब अलाउंसेस फुली टैक्सेबल है, उसमें तो कोई टेंशन नहीं है। अगर 50,000 मिल रहा है तो 50,000 टैक्सेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये करेगा, ये भी नहीं करेगा। इसमें क्या लिखा है देखो तो, लगभग नहीं करेगा टैक्स। तो इसका भी नाम याद रखिएगा कि किसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। जहाँ ये अलाउंसेस मिला फ्री है वो, तो कौन कौन से अलाउंसेस फुली एग्जेम्प्टेड है, पूरा टैक्स फ्री है। तो टैक्स फ्री अलाउंसेस ये हो गया, टैक्सेबल अलाउंसेस ये हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? टैक्स फ्री अलाउंसेस ये हो गया और टैक्सेबल अलाउंसेस ये हो गया। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसमें लिखा है पार्टली टैक्सेबल और पार्टली टैक्स फ्री, यानी इसमें से कुछ हिस्सा हो सकता है टैक्स लगेगा और कुछ हिस्सा टैक्स फ्री होगा। कोई दिक्कत है? जैसे मान लो 10,000 रुपये बढ़ता है तो 10,000 में हो सकता है 7,000 टैक्स लगेगा, 3,000 फ्री होगा। अब कितना टैक्स लगेगा, कितना फ्री होगा, ये आपको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा तंग यही करेगा, समझ गए? सबसे ज़्यादा तंग यही करेगा। तो इसको हमको पढ़ना है, उसमें खाली नाम और इसमें खाली नाम लिखाएंगे। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तो इसके बारे में लिखेंगे कि कौन कौन से है ना फुली टैक्सेबल होते हैं और कौन कौन से फुली एग्जेम्प्टेड होते हैं। उसके बाद हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे पार्टली टैक्सेबल कौन कौन से होते हैं, इसको लिख लीजिए।